हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। और लास्ट मैंने वीडियो चैप्टर 8 का डाला था, पार्ट ए। अब मैं पार्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। तो अगर आपने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेना। और सेकंड पार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्ज़ाम में आते हैं और हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो कोशिश करूँगी काफ़ी इजी टर्म्स में आपको ये टॉपिक्स में समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि आप ITSA के या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस नहीं डाल रहे हो। तो मैं अपडेट कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपडेट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको, अगर इन केस मैं भूल भी जाती हूँ पोस्ट करना ग्रुप में, तो आपको अप टू डेट सारे वीडियोस मिलते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप दे देना एक। सो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी फिर लगता है कि नहीं, आप लोगों के लिए मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस लाने चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, लाइक देख के मुझे लगता, लाइक और प्लस व्यूज़ देख के फिर मुझे डिमोटिवेट होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, इतनी मेहनत करके बनाती हूँ और आप लोग देखते नहीं हो। तो प्लीज़ आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए बाय योर लाइक, बाय योर व्यूज़, तो मुझे अच्छा लगेगा। और डू कमेंट, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। So let's start the video. The first topic I will discuss here is TPS, Transaction Processing System. मैं अब समझाने के पहले मैं आपको कुछ बातें TPS के बारे में बताना चाहूँगी जो आप इससे इजीली रिलेट कर पाओगे जो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बुक माई शो पे आप यहाँ पे बुकिंग करवाते हो टिकट्स की, राइट। तो ये आप क्या करते हो, अपना डेटा डालते हो, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं आप लोग डालते हो, देन आपको एक टिकट मिल जाता है, राइट। एक आपको जैसे रेफरेंस आईडी बोल के या फिर ऐसा कुछ जनरेट होता है, और फिर आपको वो मूवी के टिकट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए जाते हो तो ये रिजर्वेशन करवाना, उसमें सब आप डिटेल्स डालते हो कि कितनी एज है, क्या नाम है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो डेटा होता है, ये सारा जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा, देन आपके सामने वो रिज़ल्ट आ जाता है, आपके सामने एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जिसको हम टिकट्स बोलेंगे, चाहे वो मूवी के हो या फिर रेलवे के टिकट हो। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ इसको बोला जाएगा TPS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि TPS क्या होता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में इतना कुछ मॉड्यूल में दिया है, तो अब लिखोगे कैसे। तो लिखना आपको कितना है मैं वो बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट। देखो TPS पहले क्या होता है, तो आपको पहले वो लिख के आना है कि TPS मतलब क्या, व्हाट इज़ TPS। तो फिर आप लिखोगे और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन एंड प्रोड्यूस द रिपोर्ट्स, ठीक है। ये आपको इतना लाइन लिख के आनी है। इट रिप्रेजेंट द ऑटोमेशन ऑफ द फंडामेंटल रूटीन प्रोसेसिंग टू द सपोर्ट ऑपरेशन। मतलब क्या, मतलब इसमें आपका डेटा होना ज़रूरी है। अगर आपका डेटा ही नहीं होगा तो टिकट्स कैसे बनेंगे, राइट। मूवी के टिकट अगर आपको करना है तो मूवी में यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ है, आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मूवी के टिकट्स चाहिए। रेलवे रिजर्वेशन करवाने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी रेलवे में आप कौन सी ट्रेन में आपको जाना है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हम लोग करने वाले हैं, और उस हिसाब से फिर आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो प्रोड्यूस होती है, लाइक टिकट फॉर्म में, ठीक है। मैं अभी टिकट के एग्जांपल ले रही हूँ तो टिकट्स की मैं बात करूँगी, ठीक है। प्रायर टू कंप्यूटर्स क्या था, अगर आपको, जैसे अगर आपने अपने पापा से या फिर अपने दादा से सुना होगा, रेलवे में पहले क्या होते थे, कूपन सिस्टम होते थे। वो या फिर एक ऐसी रिसीट कटवानी पड़ती थी जिसपे लिखा होता था कि यहाँ से यहाँ जाना है, राइट। तो उनसे आप पूछ सकते हो। तो ये क्या होता था, ये पहले के ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में सब कंप्यूटराइज्ड है, तो ऑटोमेटिकली आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हो उस हिसाब से आपका रिजल्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या लिख के आना है, व्हाट इज़ TPS, फिर वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं TPS के, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कौन सी लेवल पे ये काम होता है, तो ऑपरेशनल, यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशनल लेवल पे काम होता है। कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजिकल लेवल पे नहीं होता है, या फिर
मिडिल लेवल पे ये काम नहीं होता है। ये क्या कौन से लेवल पे काम होता है? ऑपरेशनल लेवल पे होता है, क्योंकि वी हैव टू ऑपरेट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, ये सारे आपके एग्ज़ाम में आने ही चाहिए। ठीक है, अब आप अपने थोड़ा सा आप खुद पढ़ के इसको निकाल लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये हमने टीपीएस का देखा, और ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया कि जो एमआईएस, ये जो टीपीएस है, ये टीपीएस एक एमआईएस का ही पार्ट है। अगर आपका ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली होने चाहिए तो उसके लिए आपको डेटा लगेगा। डेटा अगर आपके पास ढंग के होते हैं तो फिर वो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। अदरवाइज़ कुछ भी डाल दो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई आपका डेटा यहाँ पे अच्छा प्रॉपर डेटा होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं सेकंड बात करूँ तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस क्या होता है? ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका 4 कोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ डीएसएस। 4 कोर कैपेबिलिटीज़ क्या होती है डीएसएस की? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में है। तो ये क्या करता है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाता है जिससे आप डिसीजंस ले पाओ, राइट। ये आपको प्लानिंग हो या फिर जैसे अभी हमारे पास जैसे अगर आपको पता होगा तो जैसे फ़ोन के लिए हम लोग गैजेट्स वगैरह gadget360degree.com पे हम लोग जाते हैं कि मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए कि ये फ़ोन लिया है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन वाला जो सिस्टम है ना, वो इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आता है। आप ऐसे एग्जाम्पल लेके चलो, राइट, तो आपको समझ में आएगा। अब अगर मैं सीधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो 4 कोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ डीएसएस, तो इसके लिए मैंने कोड बनाया रोमा डार्लिंग। मोना डार्लिंग होती है लेकिन अब हमारे लिए रोमा डार्लिंग होगी। रोमा डार्लिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए हमने रोमा डार्लिंग को अपॉइंट किया है। कोई भी डिसीजन कौन लेगी हमारे लिए? रोमा डार्लिंग लेंगी। अब आई गेस आपको सभी को याद हो गया होगा कि जो भी डिसीजन लेना होगा हमारी रोमा डार्लिंग हमारे लिए डिसीजन लेगी। ठीक है, तो आर इज़ फॉर व्हाट? आर इज़ फॉर रिप्रेजेंटेशन, ओ इज़ फॉर ऑपरेशन, एम इज़ फॉर मेमोरी एड्स एंड सी इज़ फॉर कंट्रोल एड्स। अब देखो रोमा का आर हो गया, रोमा में जो ओ है वो ऑपरेशन हो गया, एम है जो मेमोरी हो गया, एंड ए जो है वो कंट्रोल 8 का मैंने ए उठाया। और डार्लिंग मैंने ऐसे ही डाल दिया कि रोमा अगर बोलूँगी तो आपको याद नहीं रहेगा, बट रोमा डार्लिंग जो मोना डार्लिंग का कनेक्टेड है तो वो आपको याद रहेगा। तो अगर आपके एग्जाम में आते हैं 4 कोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ डीएसएस, तो याद रखना है रोमा डार्लिंग, क्योंकि वही हमारे लाइफ का डिसीजन ले सकती है। ऐसा याद रखो आप, तो आपको याद रहेगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब अगर अंदर जो कंटेंट है, अंदर कंटेंट में यही बोला है रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? तो इट इंक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, अलग अलग फॉर्म से आपको बताता है। और ये जो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इट कैन बी यूज फॉर द कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब हमें पता चल जाता है ना कम ज़्यादा कहाँ क्या है। अब आप मोबाइल अगर आपको लेना है तो आपको पता चल जाएगा ना इसमें कितने फंक्शन है, इसमें कितने हैं, इसकी प्राइस क्या है, बैटरी का क्या है, वगैरह वगैरह। तो यू कैन कंट्रोल द मैकेनिज्म, राइट। ऑपरेशंस यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिकल दोनों ही होते हैं, तो इसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि विच इज़ बेटर फॉर यू। उसके बाद मेमोरी एड की बात करें तो इट ऑल्सो प्रोवाइड द अपडेटिंग ऑफ डेटाबेस एंड मेमोरी, व्यूइंग ऑफ डेटा, वर्क स्पेस एंड ऑल। उसके बाद में वर्क एड्स की बात, कंट्रोल एड्स की बात करूँ तो इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूजर्स टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ डीएसएस। इट इंक्लूड्स लैंग्वेज परमिटेड यूजर्स कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। ऐसा होता है कि बहुत सारी ये जो डिसीजन सिस्टम जो होते हैं तो इसमें क्या होता है कि दे आर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ फंक्शंस, लाइक वो यूज़र के हिसाब से उनको एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, एंड उसके हिसाब से वो लैंग्वेज, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है, या फिर आप देखो गूगल देखो, हिंदी में भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर अदर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हो, राइट। तो दे आर इंक्लूडेड इन दैट, मतलब अपने हिसाब से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हो, कुछ कमांड्स, कुछ ये काफ़ी सारा होता है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहाँ होता है? वो टॉप लेवल पे होता है। तो इसका टॉप लेवल पे होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? EIS की मदद लेनी पड़ेगी उसको, राइट।
क्योंकि ये वाली जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है ये एक इंटरेक्टिव फॉर्मेट में होती है। ये यहाँ पे क्या होता है कि वेन एवर द हायर लेवल अथॉरिटीज़ वांट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन डिमांड, तो फिर ये वाली सारी क्या होनी चाहिए, EIS उसके सिस्टम में होना चाहिए। जैसे मान लो रतन टाटा है, उन्होंने कोई कंपनी में उनकी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, मान लो उनको टाटा मोटर्स का देखना है कि कितनी कार उनकी सेल हुई और कौन सी कार उनकी सेल नहीं हो रही है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा EIS बनाना चाहिए जो बता दे कि इस कंपनी में उनका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, या ये प्रोडक्ट उनका सेल आउट नहीं हो रहा है, लाइक दैट। तो ये होता है EIS, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, तो ये आपको लर्न करना ही है। और जो मैंने अंडरलाइन पार्ट किया है वो आपके सारे वर्ड्स एग्ज़ाम में एज इट इज़ आने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी देखी, तो वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं खुद के हिसाब से हैं, मतलब दे आर राइटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, और उसमें फिर वो वर्डिंग्स होते नहीं हैं एंड देन दे मिस द मार्क्स, तो फिर वो 1-2 उन्हें मिलता है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स इन योर आंसर, सो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू टू गेन द मार्क्स, राइट। तो आपका जो वर्ड होना चाहिए सिंपल, यूज़, इंटरफ्रेंस आर क्रूशियल, क्योंकि अगर सिंपल वाले होते हैं, ठीक है, अगर आपके सिंपल वाले इंटरफ्रेंस होंगे तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ पेटीएम की बात करूँ या फिर अमेज़ॉन ऐप की बात करूँ, तो ये काफ़ी इजी है। जैसे मैं अगर जीमेल की अगर मैं बात करूँ तो जीमेल इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट, ठीक है, हमारा अगर मेल में सबसे इजी है तो जीमेल है। यही अगर मैं आउटलुक वगैरह की बात करूँ तो थोड़ा वो लाइक टफ है हैंडल करना। तो यहाँ पे जो सिंपल यूज़ इंटरफेस होगा वो यूज़ पे आपको ध्यान देना है कि यस में ऐसा होना चाहिए कि उनको समझ में आ जाए यूज़ करते ही कि हाँ ये है, राइट। उसके बाद में सेकंड है कि यस शुड बी सिक्योर्ड। अरे अपर लेवल तक जा रही है ना, अपर लेवल तक ये इन्फॉर्मेशन आप उनके लिए कर रहे हो, तो अगर वो सिक्योर्ड ही नहीं है तो फिर तो क्या मतलब, तो इट मस्ट बी सिक्योर्ड, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आपका आता है कि EIS शुड सपोर्ट व्हाट इफ़, एनालाइज एंड एडॉक क्यूरीज। अगर ये नहीं तो क्या, ये उनका यहाँ पे ये सपोर्ट सिस्टम उनको देना चाहिए ताकि उनका जो डिसीजन लेना हो एग्जीक्यूटिव लेवल वाले लोगों को तो उनके लिए ईजी हो जाए कि ये नहीं तो ये ऐसा, या फिर जो भी उनके एट ए टाइम क्यूरी आती है वो सॉल्व करने के हिसाब से लाइक ऐसा कुछ वो वहाँ पे प्रोवाइड करे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट EIS should have capability of allowing the executive to drill down into the data। अब ये भी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक डेटा उन तक प्रॉपरली पहुँचाए ताकि उनको डिसीजन लेने में फिर हेल्पफुल, मतलब वो इजीली वो डिसीजंस को ले पाए। एंड फिफ्थ है वेरी क्विक रिस्पॉन्स टाइम इज़ नेसेसरी एंड ईजी है ये। कलर ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेइंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कलर नहीं है, अगर आपका डेटा कलरफुल नहीं है तो फिर मतलब ये बहुत बोरिंग हो जाता है सामने वाले को रीड करना। अगर यही आपका अगर डेटा कलरफुल है कि आपने चार्ट में एक को रेड बता दिया, एक को ब्लू बताया, तो हमको समझ में आता है कि रेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है, ब्लू मीन्स ठीक है, और इस तरह से आप कलरफुल बताओ तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। सामने वाले को देखने में फिर मज़ा आता है, इंटरेस्ट लगता है, नहीं तो फिर वो वही ब्लैक एंड वाइट समझ नहीं आता है, राइट। आप देखते होंगे ना कलरफुल बुक्स एंड ब्लैक एंड वाइट बुक्स, काफ़ी डिफरेंस है। तो ये इस तरीके से द डेटा यूज्ड इन द एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिसाइड इन अ मैनी डिफरेंट लोकेशन एंड देयरफॉर एफिशिएंट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर द एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये आपको पता है जो भी तरह का यहाँ पे डेटा यूज़ किया जाता है इन दिस EIS, तो ये अलग अलग लोकेशन पे इसको भेजना पड़ता है। जैसे मान लो किसी ने हमसे मांगा तो वो हमको वहाँ भेजना पड़ेगा, किसी ने हमसे कहीं और मांगा तो उस हिसाब से तो अलग अलग लोकेशन में हमें भेजना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एफिशिएंट नेटवर्क चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर मैं EIS क्या होता है इन समरी में बोलूँ तो इट supports the value added work in the organization and its users are the people who value added the work which requires a special skills। मतलब experts वाले के लोगों के लिए ये ज़्यादा important होता है, so that they can take the decision like that। and it can support the communication or information sharing between the people with the different parts of the task, ठीक है।
it provide tools, information और structured method for making the decisions like that. And अगर example की मैं बात करूँ तो its example are like to generate the competitive bids, system to diagnose the machine failures, system to support the loan approval process, they are the EIs. ठीक है। अब अगर कॉमन फीचर्स की बात करें तो वैसे तो हमारे कॉमन फीचर्स हो ही गए हैं, बट यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस मैंने आपको जैसे बताया है, और यूज़र फ्रेंडली मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेटा, ये एक सेकंड कॉमन फीचर है। ठीक है। अब अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूंगी तो आप ज़्यादा बेटर उसे समझ पाओगे। अगर आप अभी देखोगे तो इनकम टैक्स जो वेबसाइट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, उसमें काफ़ी कुछ चेंज आया है। तो उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है कि अब यहाँ पे स्क्रूटनी ऑफिसर नहीं करेगा, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करेगा। मतलब वो वेबसाइट के अंदर ही सब कुछ ऐसा उन्होंने बनाया है कि अभी अब स्क्रूटनी होगी तो इंसान द्वारा नहीं होगी या इंसान से नहीं होगी, मतलब कोई ऑफिसर से नहीं होगी, वो डायरेक्टली रैंडमली ऐसे करेंगे बाय यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप अगर रोबोट्स वगैरह देखते हो या किसी ने वीडियोस देखे होंगे या किसी ने कुछ सुना होगा कि फॉरेन में तो लाइक अगर दुबई की मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो जो आर्मीज़ में जाते हैं तो वो वहाँ पे भी उन्होंने रोबोट्स को किया है। जैसे अगर आपने कभी सुना होगा तो रोबोट्स को होटल्स में यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर इन दैट रोबोट, और फिर वो रोबोट वो हमारे हिसाब से वो काम करता है। मीन्स इसके अंदर यू हैव द रीजनिंग, नॉलेज, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि रोबोट ऑल्सो कैन, मतलब अगर आपने वो चिट्टी वाला देखा होगा, रोबोट पिक्चर देखी होगी तो कैसा था उसमें, तो सेम लाइक दैट आगे इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ऐसे रोबोट्स भी हमारे इंडिया में ऐसा आपको मिल जाए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इम्पॉर्टेंट अब आज की तारीख में बन गया है ना कि ह्यूमन से ज़्यादा हम लोग AI पे हम लोग मतलब बिलीव करते हैं और हमारा काम उससे काफ़ी इजी हो जाता है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऐसे डेटाज भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी होते हैं जो हमें काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं और काफ़ी कुछ उनको रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लाइक दैट इसके ऊपर कुछ वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना इट्स वेरी टफ, लेकिन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं अगर बात करूँ तो जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया है वो लोग आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड इज़ इन इंटरडिसिप्लिनरी वेयर द नंबर ऑफ साइंस एंड प्रोफेशंस कन्वेंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, psychology, linguistic, philosophy, neuroscience, as well as other specialized fields such as artificial psychology, ये सारी चीज़ें इसमें आती है एंड देन वो बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो एग्ज़ाम में जो मैंने अंडरलाइन पार्ट लिखा है उतना भी आप लिख के आए तो वेल एंड गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। अगर जब मैं एक्सपर्ट सिस्टम की बात करती हूँ सो एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में यहाँ पे ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो यहाँ पे स्टिमुलेट करता है आपकी जजमेंट या फिर बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन और ऑर्गेनाइज दैट द एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर फील्ड। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है ना, ये एक तरह का आपका कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो आपको जजमेंट्स प्रोवाइड करता है and the behavior of the human or organization that has expert knowledge and experience in the particular field। जैसे हमको कोई भी तरह की हमको एक्सपर्ट एडवाइस लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के पास जाते हैं या किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं। बट ये कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा होता है जो हमें घर बैठे वो सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ऑन द वेबसाइट ले लो या फिर ऑन द कोई भी तरह का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ले लो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें गाइड करता है। तो यहाँ पे ये 3 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ये नॉलेज बेस्ड होता है, सेकंड यहाँ 3 इसके पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है नॉलेज बेस्ड, सेकंड है इंटरफेरेंस इंजन एंड थर्ड इज इंटरफेरेंस दैट अलाउज द यूजर्स टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम, राइट। अगर आप मैं सिंपल सबको एग्जांपल दूँ तो साइटेशंस वगैरह अगर हमको निकालने हैं, ठीक है, तो साइटेशंस हमको कहाँ से मिलते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने भी
कोर्ट में अगर काम किया होगा तो साइटेशंस किसी ने भी ढूंढे होंगे, तो क्या होता है कि साइटेशंस के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हमें डालना पड़ता है कि हमें किस लिए चाहिए, ठीक है। हमको रीज़न वहाँ पे बताना पड़ता है कि अच्छा आपको सीआरपीसी में ये सेक्शन के बारे में चाहिए, सीपीसी में ये सेक्शन के बारे में चाहिए, फिर या फिर आप अपने फैक्ट्स को हम मेंशन कर देते हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है ढूंढने के लिए। अगर मैं गूगल की यहाँ पे बात करूँ तो गूगल में आप कुछ भी सब वहाँ पे अगर आप पुट करते हो अपने प्रॉब्लम को, ठीक है, और फिर वो आपको वो रिजल्ट देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो द ऐसा कुछ ये इंटरफ्रेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट गूगल इज़ एक्सपर्ट, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा प्रोग्राम सिस्टम जो आप डालते से आपको रिजल्ट मिल जाए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे यही होता है कि देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच प्रोवाइड्स द जजमेंट्स एंड ऑल, मतलब आपको जजमेंट्स वो देते हैं। जिस कंपनी लॉ में भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं सिर्फ स्पेशली फॉर द एनसीएलटी के लिए वो होते हैं, जिसमें आईबीसी भी आ जाएगा, कंपनी लॉ भी आ जाएगा और अदर लॉज भी आ जाएंगे, सरपासी एंड ऑल। तो ये ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि जब भी एक्सपर्ट सिस्टम अगर बोले कोई, तो 3 बातें उसमें होनी चाहिए। एक तो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, सेकंड उसमें इंटरफ्रेंस इंजन होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर ले और वो आपको एक प्रॉपरली एडवाइस दे कि हाँ ये आपको करना चाहिए, राइट। एंड थर्ड इज़ अबाउट द आपकी जो यूज़र्स हैं उसको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम रखने का आपको एक सेक्शन देना पड़ेगा। तो आप देखते हो हर वेबसाइट पे एक सर्च एक टैब होता है जिसमें हम लोग हमारी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। तो अगर उसमें अगर वो इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो सामने आती है और नहीं रहती है तो नहीं आती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट, राइट। तो इस तरीके से, और वैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं कि इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। तो दैट कैन बी द एक्सपर्ट सिस्टम। सो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने आपको चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा हमने टू जनरेट द competitive bids and to help the sales people and suggest the best choice for the customer, and it also helps to diagnose the failures like machine and human being, support the loan approval system and support the training in specialized area where the experts are in scarcity system to find the price inconsistent between the different equity market। तो ये सब में एक्सपर्ट सिस्टम हेल्प करता है, राइट। एंड अगर मैं लिमिटेशन की बात करूँ तो लिमिटेशन इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में हमेशा पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि समटाइम्स दे आर ओवर रेटेड, ज़्यादा ही उनकी एकदम ओवर रेटेड होते हैं ये लोग, एंड समटाइम इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन, ठीक है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इलिसिट द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट। मतलब यार ह्यूमन बीइंग के दिमाग से आप कोई डेटा निकालना कोई ये छोटी बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मान लो एक पॉइंट भी उनका छूट जाता है और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कि उनसे सारा नॉलेज ले लेना, राइट। और इसमें क्या होता है कि इट लैक कॉमन सेंस। अब वो इंसान तो है नहीं ना, इट इज़ अ मशीन, तो कहीं ना कहीं वो कॉमन सेंस की कमी तो होती है। इंसान को तो समझ में आ जाता है, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आपको पता चल जाता है कि क्या है, लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है या कोई कंप्यूटर के पास तो होता ही नहीं है, तो ये यहाँ पे फिर क्या होता है, लैक ऑफ कॉमन सेंस की वजह से कभी कभी ये भारी पड़ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम से भी हेल्प लेना, ठीक है। एंड इट कैन नॉट लर्न एट ओन, यहाँ पर आप जो डेटा डालोगे वो शो करेगा। तो ये ऐसा नहीं है ह्यूमन जैसा थोड़ी है कि आपने ये सीखा और उसने कर लिया, नहीं, यू हैव टू पुट द डेटा देन वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। वैलिडेशन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोई क्या ओपिनियन देता है, कोई क्या देता है, तो यहाँ पे इसको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना काफ़ी अलग। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो आप कोई तरह की सोनोग्राफी करवाते हो या फिर कोई तरह का आप कुछ मशीन से कुछ ट्रीटमेंट करवाते हो, तो उनकी जो रिपोर्ट्स होती है थोड़ी अलग ही होती है। मतलब उनकी लैंग्वेज ले लो या फिर अपने अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेवल होते हैं वो अलग होते हैं। तो एक बोल रहा है कि यस इससे हो सकता है आपका, एक बोल रहा है नहीं नहीं ये कराने से आपका होगा। तो ये यहाँ पे एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा ये इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एक्सपर्ट यहाँ पे सिस्टम। तो ये इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो इट कैन बी अ लिमिटेशन इन द एक्सपर्ट सिस्टम एंड दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो मैं ये स्किप कर रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप देख सकते हो, बाकी इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो इसलिए मैं ये स्किप कर रही हूँ। सो आई होप आपको 20 मिनट्स में ये मैंने अच्छे से समझा दिया है, 20-25 मिनट्स में। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट, और आगे वाले चैप्टर्स भी मैं लाने वाली हूँ। अगर आप लोग
अच्छे से पढ़ोगे इसको तो फिर नेक्स्ट वीक में मैं आपके लिए चैप्टर 9 या चैप्टर 11 में ज़रूर लेके आऊँगी, राइट। सो डू कमेंट कि मैं 11 चैप्टर लेके आऊँ या 9 चैप्टर लेके आऊँ, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम बहुत कम है। इस अटैम्प्ट को वाइजली यूज़ करिए, और ये लास्ट अटैम्प्ट आप ऐसे ही समझो कि आपके लिए लास्ट अटैम्प्ट है, तो आपका लाइक निकल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मेरा ग्रुप नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप लिंक दी है, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप एंड यू कैन आस्क देयर एनी क्वेश्चन। सो टिल देन डू स्टडी, stay safe and bye bye.